हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग जेंगवू को खत्म करके और गुस्से से शुगांग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जिसे सुनकर शुगांग अपनी पावर्स को शो करते हुए एक फायर ड्रैगन को सम्मान करता है। अब आगे हम देखते हैं शुगांग गुस्से से फेंग से कहता है, मेरा भाई शुई हमारे क्लान का शान था, पर तुमने उसे भी खत्म कर दिया। और ये कहकर वो गुस्से से फेंग पर अटैक करता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसे देख सबको लग रहा होता है कि शुगांग ही फेंग को हरा देगा। पर तभी वहां पर एक बंदा आता है जो फेंग की तारीफ करने लगता है। तो उसमें और वहां के कुछ लोगों में उन दोनों को लेकर बहस होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फेंग शुगांग पर भारी पड़ता है और उसे खत्म कर देता है। ये देख सब हैरान होते हैं। वहीं वो बंदा वहां से जाते हुए फेंग से कहता है, अभी अभी तुमने शुगांग को खत्म करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, क्यों है ना? तो फेंग उससे कहता है, तुम्हें ये कैसे पता? जिसे सुनकर वो बंदा उससे कहता है, क्योंकि तुम चाहती तो शुगांग को बहुत पहले ही खत्म कर सकते थे, पर तुमने ये नहीं किया। तो फेंग उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो बंदा उससे कहता है, ये भी तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, तो तुम अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि इससे तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर मुबाई आता है और फेंग को बताता है कि मैं सिस्टर हानियो को मास्टर शू के पास ले गया था, तो आप जल्दी से उनके पास जाओ। जिसे सुनकर फेंग दौड़ते हुए मास्टर शू के पास जाता है और उनसे पूछता है, अब हानियो कैसी है? तो मास्टर शू उससे कहते हैं कि जिसने इस पर अटैक किया था वो सच में इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता होगा, पर ये लड़की बहुत लकी है कि इसकी बॉडी को हेवन एंड अर्थ ट्रेजर प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसके बचने की अब भी उम्मीद है। तो फेंग उनसे कहता है कि अगर आप हानियों को बचा लो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर मास्टर शू से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, पर अब ये मुझे वापस से इसे रीचेक करना होगा। और तभी वो हानियों को रीचेक करते हुए चौंक जाते हैं। तो फेंग उन्हें देख चौंक के कहता है, क्या हुआ? तो मास्टर शू से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सोचते हुए कहते हैं कि इस लड़की की बॉडी बहुत ही रेयर है, जो 100 सालों में एक बार देखने को मिलती है। और भले ही ये बॉडी ऑर्डिनरी कल्टीवेशन में बहुत स्लो होती है, पर ऐसी बॉडी हाई लेवल ट्रेनिंग में काफी जल्दी प्रोग्रेस करती है। पर मैं अभी ये सब इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा यही होगा कि इससे इसके बारे में खुद ही पता चले। और वैसे भी अभी इसका ख्याल फेंग रख रहा है, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब सोचने के बाद वो फेंग को बताते हैं कि इसे बचाने के लिए एक एलिक्सर की जरूरत है, जिसकी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही रेयर होती हैं, इसलिए अभी तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए तुम्हें ही उसे ढूंढना होगा। तो फेंग उनसे उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछता है। तो मास्टर शू उससे कहते हैं कि उनमें से एक 500 ईयर ओल्ड 7 फ्लावर ग्रास है और दूसरा 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन क्रिस्टल कोर है, जो कि हेयान माउंटेन्स की गहराई में पाई जाती है। तो फेंग उनसे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। और वहां से जाने लगता है। तो मास्टर शू उससे कहते हैं कि अभी मैं इस पर एक सीक्रेट मेथड का यूज करने वाला हूँ, जिससे इसकी इंजरीज 2 महीनों के लिए सस्पेंड हो जाएगी। और हेयान माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वहां जाने से पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। तो फेंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जिसे सुनकर मास्टर शू उससे हेयान माउंटेन का मैप देते हैं, जिसे लेकर फेंग मास्टर शू के मेंशन से बाहर जाता है। तो उसकी मुलाकात मुबाई से होती है, जो उससे एल्डर हान कॉन के मिसिंग होने के बारे में बताता है। जिसे सुनकर फेंग उससे चौंक के कहता है, इतना कुछ हो गया तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो मुबाई उससे कहता है, क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं आप भी सिस्टर हानियो के जस्ट जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले लूं। तो फेंग उससे कहता है, मैं सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। और ये कहकर वो उसे बताता है कि मैं हेयान माउंटेन जा रहा हूँ, और उससे अपना स्टोरेज बैग देता है और उसे बताता है कि इसमें कुछ रेड ड्रैगन के फ्लैश और ब्लड है, और साथ ही स्पिरिट स्टोन्स भी है। तो प्लीज तुम इसके जरिए शूफेंग का ध्यान रखना जब तक मैं हेयान माउंटेन से वापस ना आ जाऊं। तो मुंबई उसे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को बॉडी फॉर्चून केव की ओर जाते हुए देखते हैं, पर वहां का गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। तो फेंग उससे अपना इंट्रो देते हुए अपने क्लास टीचर जाओ डानलू के दिए हुए जेड टोकन को दिखाता है और उनके बारे में सोचने लगता है। जब
वो उनसे बॉडी फॉर्जिंग केव में जाने की परमिशन ले रहा होता है तो पहले तो वो उसे परमिशन नहीं दे रहे होते, पर फिर फैंग के काफी कहने पर वो उसे परमिशन दे देते हैं और जेड टोकन देते हुए केयरफुल रहने को कहते हैं और उससे उस टोकन के जरिए 5 दिनों तक अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहते हैं, जिसे लेकर फैंग उन्हें थैंक्स कहता है। वहीं वो गार्ड उस जेड टोकन को देख बॉडी फॉर्जिंग केव का डोर ओपन कर देता है और फैंग से कहता है कि बॉडी फॉर्जिंग केव के टेम्परेचर को धीरे धीरे अडेप्ट करना और अगर तुम उसे होल्ड ना कर पाओ तो बाहर आ जाना। तो फैंग उसे थैंक्स कहकर केव के अंदर जाने लगता है। तो उससे अंदर जाता देख वही बंदा जिसे फैंग ने सबक सिखाया था वो गुस्से से कहता है, फैंग तुम्हें तो मरना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को केव के अंदर जाते हुए देखते हैं जहां वो एक बंदे को बॉडी फॉर्जिंग रूम के अंदर से बाहर आते हुए देखता है तो उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है, जिसे देख फैंग कहता है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है और एल्डर जाओ डानलू के टोकन के जरिए उसी रूम के अंदर जाता है और फायर वाइफ का टेम्परेचर चेक करके वहां पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा इनर सेक्ट के एल्डर लूशियन फैंग के पास जाता है और उससे फैंग के बारे में सब कुछ बताता है कि वो बॉडी फॉर्जिंग केव में प्रैक्टिस करने गया है, जिसे सुनकर वो अपने एक जांगडी नाम के बंदे को उसे मारने का टास्क देते हैं, जिसके लिए पहले तो जांगडी मना करता है और लूशियन फैंग उसे बहुत सारी स्पिरिट स्टोन्स और ट्रेजर्स की लालच देता है। तो वो फैंग को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो वो बंदा लूशियन फैंग से पूछता है कि जांगडी सच में फैंग को खत्म कर पाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने शुगांग को भी खत्म किया था। तो लूशियन फैंग उससे कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, भले ही फैंग टैलेंटेड है पर जांगडी भी उससे कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो बॉडी फॉर्जिंग को कल्टीवेट करते हुए अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है और गोल्डन बॉडी टेक्निक की फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे सुनकर शाओडिंग उससे बाहर आकर कहता है कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई हो तो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। तो फैंग कहता है, नहीं, अभी जेड टोकन का टाइम खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से बाहर निकलना मतलब इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को हाथों से जाने देना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर फुट स्टेप टेक्निक की प्रैक्टिस करूंगा। और ये कहकर वो फुट स्टेप टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके बाद हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांगडी केव के बाहर ही फैंग के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं वो गार्ड भी फैंग को लेकर परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तभी गेट के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगता है और फैंग बाहर आता है। तो जांगडी उस पर अटैक करने के लिए अपने वेपन के जरिए टारगेट करने लगता है, पर तभी वहां पर एल्डर जाओ डानलू आ जाते हैं। तो उन्हें देख जांगडी छुप जाता है और कहता है कि एल्डर जाओ डानलू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं उन्हें देख वो गार्ड और फैंग दोनों ही ग्रीट करते हैं। तो वो फैंग से उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पूछते हैं। तो फैंग उन्हें बताता है अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में और कहता है कि मैंने गोल्डन बॉडी टेक्निक के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो वो उससे कहते हैं बहुत अच्छे, जिसे सुनकर फैंग उन्हें जेड टोकन लौटाते हुए थैंक्स कहता है। तो एल्डर जाओ डानलू उसे केयरफुल रहने को कहते हैं। तो फैंग चारों तरफ देख उनसे कहता है ठीक है। तो एल्डर जाओ डानलू उसे ऑरा हाइडिंग पिल देते हैं, जिसे लेकर फैंग उन्हें थैंक्स कहता है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंग हानियो से मिलकर और मास्टर शू को ग्रीट करके हेयन माउंटेन के लिए जाने लगता है, जिसे देख मास्टर शू कहते हैं ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों बहुत आगे जाएंगे। हम फैंग को जंगलों में भागते हुए देखते हैं जहाँ वो एक पेड़ से टकराता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख वो हेयन माउंटेन के मैप को बाहर निकालता है और वहां से आगे जाता है। तो उसकी मुलाकात यू शुआन और जू यू चैंग से होती है, जहाँ यू शुआन उसे देख फिर से उस पर अपना वेपन तान देती है। तो फैंग उससे कहता है तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, मैंने कहा था ना वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वहीं उन दोनों को जांगडी छुपकर देख रहा होता है और कहता है शायद अभी मेरा इस पर अटैक करना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यू शुआन फैंग से गुस्से से कहती है मेरा गुस्सा तो तुम्हारी जान लेने के बाद ही शांत होगा, और ये कहकर वो फैंग पर अटैक करने लगती है। पर फैंग उसके अटैक से बचकर उसके सामने जा खड़ा होता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। ये देख जू यू चैंग भी उस पर अटैक करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर फैंग उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता
जाता है तो जू यूचैंग यूशुआन से कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे खत्म करके आता हूँ। पर यूशुआन उससे कहती है रहने दो, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। और हाँ, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि तुम हमसे इस तरह से बात करो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सिस्टर लू यूशियान ही बुलाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो जू यूचैंग भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग उनसे बचकर हेयन माउंटेन की ओर जाते हुए कह रहा होता है कि जिस तरह से इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया वैसे ही और भी लोग मुझे ढूंढ सकते हैं, इसलिए एल्डर जाओ डानलू बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे संभल के रहना चाहिए। और ये कहकर वो ऑरा हाइडिंग पील को खाकर वहां से आगे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जान भी चौंक कर बाहर आकर कहता है ये फेंग की ऑरा अचानक से गायब कैसे हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक रॉक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही फेंग पहुंचता है तो वहां की जमीन से नुकीले पत्थर बाहर निकलने लगते हैं, जिससे फेंग बच जाता है तो उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे बचकर फेंग उसके सर पर चढ़ जाता है और उससे कहता है क्या ये जगह तुम्हारी है। जिसे सुनकर वो फिर से फेंग पर अटैक कर देता है तो फेंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उस पर अटैक करता है, पर फेंग के अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देख फेंग चौंक कर कहता है इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है, पर फेंग उसे काफी आसानी से खत्म कर देता है। तो उसका शियांगलू बीस्ट बाहर आकर उस मॉन्स्टर के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी शाओडिंग बाहर आकर फेंग को बताता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइन है जो कि बहुत सारी रिफाइंड आयरन और अदर मेटल्स को कंटेन करती है, और जो भी ट्री और मॉन्स्टर यहाँ पर ग्रो होते हैं वो बहुत सारे रिफाइंड आयरन और मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फेंग कहता है अच्छा तो इसलिए इनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो शाओडिंग उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे सेक्ट के बॉडी फॉर्जिंग केव में जो भी रॉक मटेरियल है वो भी यही का है। जिसे सुनकर फेंग कहता है तब तो ये माउंटेन बहुत प्रीशियस है, और वहां से आगे जाने लगता है। जिसके जाने के बाद वहां पर जांगडी भी आता है और फेंग को ज्यादा देख मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो आगे जाता है तो उसे एक बड़ा सा फुटप्रिंट देखने को मिलता है, जिसे देख वो कहता है जरूर ये 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन का होगा। और फिर वो मास्टर शू के दिए हुए मैप को देख उनकी बातों को याद करने लगता है जो उन्होंने 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन के बारे में उससे बताया था, और उसे याद करके वो एक पेड़ के पीछे छुपकर 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन का इंतजार करने लगता है। तभी पीछे से वह जांगडी आता है और फेंग पर अटैक कर देता है, पर फेंग उसके अटैक से बच जाता है। जांगडी उसे उसके स्केच देता है, जिसे देख फेंग उससे पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, पर जांगडी उसे ये नहीं बताता और उसे कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे खुश करने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हें बहुत बेरहमी से ना मारूं। जिसे सुनकर फेंग सोचने लगता है कि इसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे मुझे डर है इससे बचकर भाग नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें पहले तो जांगडी फेंग को और उसके अटैक को सीरियसली नहीं लेता तो फेंग का अटैक उस पर भारी पड़ने लगता है। ये देख जांगडी भी उस पर और पावरफुली अटैक करने लगता है, जिसे रुकने में फेंग को प्रॉब्लम होने लगती है और वो उसे देख सोचने लगता है इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक करने लगते हैं, जिससे फेंग हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए उसे मजबूरन पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके जरिए वो जांगडी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिससे जांगडी पीछे की ओर जाकर चौंक कर कहता है आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी जिससे इसने मेरे इतनी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया, पर ये कैसे हो सकता है। जिसे देख फेंग सोचने लगता है कि जांगडी मुझे मारने को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। और ये सब सोचने के बाद वो जांगडी की ओर जाने लगता है, जिसे देख जांगडी पीछे की ओर जाते हुए सोचने लगता है ये अभी जानबूझकर वीक होने का नाटक कर रहा था, पर आखिर ये इस तरह की मार्शल सोल्ड को कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। तभी फेंग उसके रिएक्शन को देख उसे डराते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे डर कर वो वहां से गायब हो जाता है और जाते हुए फेंग से कहकर जाता है तुम्हें बाद में देखता हूँ। वहीं उसके अटैक से फेंग भी थोड़ा सा घायल हो गया होता है तो वहीं बैठ जाता है। शाओडिंग उसे वहां बैठने से मना करता है और कहता है जांगडी जल्दी वापस आएगा, इसलिए
इसलिए अभी कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ फेंग बैठकर खुद को हील कर रहा होता है, जहाँ शाओडिंग उसे ज़ांगी को लेकर केयरफुल रहने को कहता है। तो फेंग अपने पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि आखिर अभी अभी इसने कौन सी मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इससे अब मुझे ये समझ तो आ गया है कि वो बंदे इसे लेने के पीछे क्यों पड़े थे। तभी उसमें की स्पिरिट जो कि एक यिंगजी नाम की लड़की होती है, वो उससे गुस्से से स्वॉर्ड को टच करने से मना करती है। पर फेंग और शाओडिंग दोनों को ही पहले समझ नहीं आता कि वो आवाज उसके स्वॉर्ड से ही आ रही होती है। तो फेंग चारों तरफ देखते हुए कहता है, कौन है, हिम्मत है तो बाहर आओ। जिसे सुनकर यिंगजी उससे कहती है, मैं तुम्हारे हाथों में ही हूँ। जिसे सुनकर फेंग चौंक के कहता है, मेरा स्वॉर्ड। जिसे सुनकर यिंगजी उसके हाथों से गिर जाती है। तो फेंग उसे चौंक कर कहता है, अच्छा तो तुम मास्टर शू की स्पिरिट वेपन हो। जिसे सुनकर यिंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से से कहती है, तुम स्पिरिट वेपन होगे, तुम्हारी पूरी फैमिली स्पिरिट वेपन होगी, मैं एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हूँ। और ये कहते हुए वो फेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और फिर काफी इमोशनल होकर फेंग से कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यिंगजी इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगी। और फिर वो रोते हुए फेंग को अपनी सारी स्टोरीज बताती है कि किस तरह से उसने उस स्वॉर्ड को टच किया तो वो उसमें फंस गया। और फिर वो रोते हुए अपने मॉम, डैड और मास्टर को याद करते हुए उनसे मदद मांगने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए इस स्वॉर्ड में नहीं रहना चाहती, क्योंकि ना मैं इसके अंदर अच्छे से खा पाती हूँ और ना ही अच्छे कपड़े पहन पाती हूँ। और फिर गुस्से से फेंग से कहती है, और साथ ही इस बेवकूफ ने मुझे टच करने की हिम्मत की। जिसे सुनकर फेंग उससे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इस स्वॉर्ड के अंदर हो, इसलिए तुम रोना बंद करो। तभी शाओडिंग फेंग को बताता है कि ज़ांगी फिर से तुम्हें ढूंढ रहा है। जिसे सुनकर फेंग यिंगजी को पकड़कर उसे शांत होने को कहता है। वही दूसरी तरफ ज़ांगी गुस्से से फेंग को ढूंढ रहा होता है और उससे गुस्से से कहता है, फेंग तुम मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही दूसरी तरफ यिंगजी फेंग से कह रही होती है, छोड़ो मुझे, मुझे हर्ट हो रहा है। तो फेंग उससे कहता है, एक स्वॉर्ड बनने के बाद भी तुम्हें पेन हो रहा है। तो यिंगजी उससे गुस्से से कहती है, क्योंकि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। और तुम्हें क्या पता, आज मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी सारी पावर्स को खो दिया है, जिस पावर्स को पाने के लिए मुझे ना जाने कितने सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ा। तुम तो सच में बहुत बुरे हो। और ये कहकर वो रोने लगती है। तो फेंग उसे चुप होने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुम रोना बंद कर दो तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करूंगा। तो यिंगजी चुप होकर उसे कहती है कि सच में उन्हें देख शाओडिंग कहता है, ये यिंगजी तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं यिंगजी शाओडिंग को देख फेंग से पूछती है, ये कौन है। तो फेंग कहता है, ये मेरा सर्वेंट है। जिसे सुनकर शाओडिंग गुस्से से उससे कहता है, नहीं मैं तुम्हारा मास्टर। जिसके बाद यिंगजी देखती है तो फेंग मैप को देखते हुए काफी मायूस होता है। ये देख वो उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों हो। जिस पर फेंग उससे कहता है, तुम बस एक बच्ची हो तो तुम एडल्ट प्रॉब्लम्स को कैसे समझोगी। जिस पर यिंगजी उससे कहती है, क्या तुम हानियों को लेकर परेशान हो। तो फेंग उससे कहता है कि अगर मुझे वो 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिली तो हानियों की जान भी जा सकती है, पर अभी मेरा दुश्मन बाहर ही खड़ा है, तो आखिर मैं उसे कैसे ढूंढूं। और फिर यिंगजी से पूछता है, क्या तुमने अभी अभी बाहर ज़ांगी पर जिस टेक्निक का यूज किया था, क्या वो टेक्निक तुम फिर से यूज कर सकती हो। तो यिंगजी कहती है, नहीं। जिसे सुनकर फेंग काफी मायूस होकर कहता है, तब तो लगता है अब कोई और रास्ता नहीं है। तो यिंगजी उससे कहती है, एक रास्ता है, अगर तुम सोल शेपिंग पील का इस्तेमाल करो तो तुम्हारी मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो फेंग उससे कहता है, इसके बारे में ज़ोउ शेप के मास्टर ने मुझे बताया था, पर ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरी सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगी। तो यिंगजी उससे कहती है, पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे सोल को रिपेयर करने की मेडिसिन ढूंढने में मेरी मदद करोगी। जिसे सुनकर फेंग कहता है, ठीक है। तो यिंगजी उसे बताती है, तुम्हारे स्टोरेज बैग में जो डिवाइन फ्रूट है, अगर उसके साथ तुम सोल शेपिंग पील को खाओगे तो तुम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। जिसे सुनकर फेंग उस सोल शेपिंग पील को खा लेता है, जिससे उसके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही उसका शियांगलू ड्रैगन बीस्ट भी बाहर आ जाता है। तो यिंगजी फेंग को सोल शेपिंग पील्स के इफेक्ट के बारे में बताते हुए उसे पेन को कंट्रोल करने को कहती है। जिसे कंट्रोल करते हुए फेंग के बॉडी में दरारें आने लगती है।
है और वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ वो खुद को देखता है तो उसकी बॉडी डिसअपियर होने लगती है, जिसे देख वो चौंक के कहता है, नहीं, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकता, अभी तक हानियों भी ठीक नहीं हुई है। तभी यिंगजी उसे आवाज देती है तो फेंग अपनी आंखें खोलता है तो यिंगजी उसे जल्दी से उस डिवाइन फ्रूट को खाने को कहती है, जिसे सुनकर फेंग उस डिवाइन फ्रूट को एब्जॉर्व करता है तो उसकी बॉडी की दरारें भर जाती है, साथ ही उसका डिवाइन गीट भी बाहर आता है, जिसके बाद फेंग जोर से चिल्लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे सुनकर यिंगजी उसे कहती है, फेंग, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जिसे सुनकर फेंग शांत हो जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तो यिंगजी उससे कहती है, तुम्हारी वो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे लिए स्पिरिचुअल अटैक जैसी थी, जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी के लिए काफी खतरनाक होती है। तो फेंग उससे कहता है, माफ करना, मैं उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यिंगजी उसे मारते हुए कहती है, अभी अभी तुम्हारी इस हरकत से मेरी सोल गायब हो जाती तो तुम्हारे माफी मांगने से भी क्या ही हो जाता। तो फेंग उससे कहता है, ठीक है, तो तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तो यिंगजी उससे कहती है, बहुत पहले मेरे मास्टर मुझे स्टोरी सुनाया करते थे, पर अब मुझे स्टोरी सुने ना जाने कितना ज्यादा वक्त हो गया है, तो क्या तुम मुझे अपने और हानियों की स्टोरी सुनाओगे? जिसे सुनकर फेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, और उससे अपनी और हानियों की स्टोरी सुनाने लगता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। तो यिंगजी फेंग को उठाती है और कहती है, जल्दी उठो, वो ड्रैगन बीस्ट जल्दी ही यहाँ आने वाला है। जिसे सुनकर फेंग उठकर यिंगजी के साथ बाहर जाता है और छुपकर उस ड्रैगन बीस्ट को जाते हुए देखने लगता है। तो यिंगजी उसे बताती है कि वो अभी सीरियसली इंजर्ड है, इसलिए तुम उसे काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। जिसे सुनकर फेंग उस पर अटैक करता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसमें फेंग उस ड्रैगन बीस्ट पर भारी पड़ता है और उसे काफी आसानी से खत्म कर देता है और उसके ब्लड को इकट्ठा करने लगता है। जिसे देख यिंगजी उससे पूछती है, आखिर तुम किस तरह की टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि देखने में तो ये एक डबल टेक्निक लग रही है। तो फेंग उससे कहता है, ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद वो बैठकर उस गैदर किए हुए ब्लड को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करने लगता है, जिस दौरान यिंगजी उस ड्रैगन बीस्ट को मारते हुए कहती है, तुम मरना ही डिजर्व करते हो, और उसके डिवाइन फ्रूट को फेंग को दे देती है और कहती है, मेरी मेडिसिन ढूंढना मत बोलना। तो फेंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, और वो लोग इसी तरह आपस में बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी यिंगजी को किसी के आने की ब्रीथ महसूस होती है। तो वो फेंग को उसके बारे में बताती है। तो फेंग उसे लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है, क्या ये ज़ांगडी की ब्रीथ है? तो यिंगजी कहती है, नहीं, ये ब्रीथ उससे कहीं ज्यादा वीक लग रही है। तभी वो देखते हैं तो वहाँ पर चांगलिंग आता है। हम देखते हैं चांगली जैसे ही उस ड्रैगन बीस्ट के पास जाता है, उसे समझ आ जाता है कि वहाँ पर और भी कोई है, इसलिए वो उसे बाहर आने को कहता है। तो फेंग बाहर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे चांगलिंग रोकने लगता है। तो एक ब्लास्ट होता है। तो फेंग उसे देख कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी डिवाइन गेट रिलम में पहुंच जाओगे। तो चांगलिंग हंसते हुए उससे कहता है कि अब मैं डिवाइन गेट रिलम के 7th लेवल में पहुंच चुका हूँ, तो अब मेरी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। और ये कहते हुए वो फेंग पर अटैक करता है। तो उसका हाथ फेंग की बॉडी के आर पार हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो फेंग का बस एक क्लोन था। तभी फेंग सामने से उस पर अटैक कर देता है, जिसे चांगलिंग योशी के दिए हुए जेड टोकन के जरिए रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो घायल होकर दूर जा गिरता है, जिससे योशी को पता चल जाता है कि वो खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ चांगलिंग काफी हैरान होकर फेंग से कहता है, मैं तो डिवाइन गेट रिलम की 7th लेवल में पहुंच गया हूँ, फिर भी तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? जिस पर फेंग उससे कहता है, तुमने फाउंडेशन पर ध्यान ना देकर बस ब्रेक थ्रू पर ध्यान दिया, इसलिए तुम्हारी फाउंडेशन अब भी बहुत वीक है। तो चांगलिंग डरते हुए उससे कहता है, फेंग, तो तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते। देखो, उस जी टोकन के जरिए मेरी आंट योशी को अब तक मेरे बारे में पता चल गया होगा कि मैं खतरे में हूँ। पर फेंग उसकी एक नहीं सुनता और इस पर अपनी पावर्स का यूज करके उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। ये देख चांगलिंग उससे गुस्से से कहता है, आखिर अभी अभी तुमने मुझ पर किस तरह की पावर्स का यूज किया? तो फेंग उससे कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैंने बस तुम्हारी बॉडी के 4 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को सील कर दिया है। और ये कहकर वो जैसे ही उस ड्रैगन बीस्ट के पास जाता है, वहाँ पर ज़ांगडी आ जाता है और उस पर अटैक
करने वाला होता है तो फेंग चांगलिंग के जरिए खुद को कवर कर लेता है और ज़ांगडी को बताता है कि ये इनर सेट के एल्डर रान यूशी का नेफ्यू है, तो क्या तुम इसे मारने की कोशिश करोगे। पर फिर भी ज़ांगडी उसकी एक नहीं सुनता और चांगलिंग को मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर यूशी आ जाती है तो वो उसे देख डर कर रुक जाता है और पीछे की ओर जाने लगता है। वही यूशी फेंग को चांगलिंग को छोड़ने को कहती है और ये भी कहती है कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जिसे सुनकर फेंग हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने इसे जाने दिया तो तुम मुझे मार दोगे। जिसे सुनकर यूशी उस पर अटैक करने वाली होती है पर फेंग चांगलिंग के गले पर अपने स्वॉर्ड रखकर उससे खुद को कवर कर लेता है तो यूशी रुक जाती है और उससे गुस्से से पूछती है आखिर तुम चाहते क्या। तो फेंग उससे कहता है पहले आप मेरे लिए इस ज़ांगडी को खत्म कर दो। जिसे सुनकर ज़ांगडी डर कर यूशी से माफी मांगने लगता है और उससे ऐसा करने से मना करता है पर यूशी उसके एक हाथ को काट देती है। जिसे देख फेंग सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे मुझे डर है, मैं अपनी ड्रैगन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी इसका ओपोनेंट नहीं बन सकता। तभी यूशी ज़ांगडी को वहां से जाने को कहती है तो वो वहां से चला जाता है तो यूशी फेंग से कहती है उसका एक हाथ काटना उसे मारने के बराबर ही है, तो अब तुम चांगलिंग को छोड़ दो। तो फेंग उससे कहता है अभी तो आपको मेरा एक और काम करना होगा। जिसे सुनकर यूशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो फेंग उससे कहता है ये बस मेरा आखिरी काम होगा, अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं चांगलिंग को छोड़ दूंगा। तो यूशी कहती है ठीक है। जिसे सुनकर फेंग उसे 100 ईयर ओल्ड 7 फ्लावर ग्रास को लाने को कहता है और उससे उसका मैप देता है जिसे लेकर यूशी वहां से चली जाती है। तो फेंग चांगलिंग को मारकर बेहोश कर देता है और इसी तरह रात हो जाती है और हम फेंग को मीट ग्रिल करते हुए देखते हैं। तभी उससे यिंगजी यूशी के आने की खबर देती है। जिसे सुनकर फेंग फिर से चांगलिंग के गले पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। तभी वहाँ यूशी उस 7 फ्लावर ग्रास को लेकर आती है और उससे फेंग को देते हुए चांगलिंग को छोड़ने को कहती है। तो फेंग उससे कहता है कि अगर मैंने इसे अभी छोड़ दिया तो मुझे डर है मैं इस माउंटेन से जिंदा बाहर बचकर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए क्यों ना हम साथ में शियान युआन सेक्ट चलें, जिसके बाद वहां पहुंचने के बाद मैं चांगलिंग को छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर यूशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है तो फेंग भी उसके साथ वहां से जाने लगता है। हमें शियान युआन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूशी को आता देख कुछ डिसिपल्स उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं और तभी वो लोग फेंग को चांगलिंग का हाथ पकड़ कर लाता देख काफी हैरान होती है और आपस में बातें करने लगती है। जिसे सुनकर यूशी गुस्से से उन्हें देखने लगती है तो वो लोग वहां से चली जाती है। जिसके बाद फेंग भी चांगलिंग को यूशी को सौंप देता है, यूशी भी उसे लेकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर मास्टर शू के पास जाता है तो वो उसे देख कहते हैं तुम तो काफी जल्दी वापस आ गए। जिसे सुनकर फेंग उन्हें वो इंग्रेडिएंट्स दे देता है तो वो उन इंग्रेडिएंट्स के साथ और भी कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और इसके जरिए एक एलिक्सर बनाते हैं जिससे वो हानियों को खिलाते हैं तो उसके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है और उससे होश आता है। तो उसे देख फेंग काफी खुश होता है। वहीं फेंग को देख हानियों रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती मैंने तो सोचा था अब मैं वापस तुम्हें और डैड को कभी नहीं देख पाऊंगी। जिसे सुनकर फेंग उसे शांत कराता है तो वो फेंग को एल्डर हान कॉन्ग यानी कि अपने डैड के बारे में सब कुछ बताती है और उसे ये भी बताती है कि उनके हेयर रिबन को उसने शुगान के पास देखा जिससे उसे लगता है कि वो जरूर किसी खतरे में होंगे। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है आप फिक्र मत करो, मुझे इसके बारे में मुबाई ने बताया था। तभी मास्टर शू से कहते हैं हानियो तुम अब भी फुल्ली रिकवर नहीं हुई हो, इसलिए तुम्हें अब भी रेस्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो फेंग हानियो को बताता है जब आप बेहोश थी तो मास्टर शू ने ही आपका ख्याल रखा था। तो हानियो मास्टर शू को थैंक्स कहती है और फेंग से कहती है शुगांग को जरूर डैड के बारे में कुछ पता होगा। तो फेंग उसे बताता है पर वो तो लाइफ एंड डेथ बैटलफील्ड में मारा गया। और फिर वो मास्टर शू से एल्डर हान कॉन्ग के बारे में पूछता है तो मास्टर शू उसे बताते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है कि इस बार के हंटिंग मिशन में बहुत सारे आउटर सेक्ट के एल्डर्स मिसिंग हैं जिसे शेन शू लीड कर रहा था। जिसे सुनकर फेंग उनसे गुस्से से कहता है शेन शू तब तो जरूर उसने ही उनके साथ कुछ किया होगा, मैं अभी आउटर सेक्ट जाकर उनका पता लगाता हूँ। जिस पर मास्टर शू से कहते हैं
जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शू और शन फैमिली कोई वीक फैमिली नहीं है। इसलिए अभी तुम जाकर बस अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पर ध्यान दो। तब तक मैं हानियों को उसके और एडजस्टमेंट में मदद करता हूँ। जिसे सुनकर फैंग कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुंबई फैंग को लेकर परेशान हो रहा होता है। तो सन हुआ उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। वहीं उनकी बातें सुनकर एल्डर जाओ डानलू भी फैंग के बारे में ही सोचने लगता है। हेयन माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं कब फैंग वहां से वापस आ पाएगा। जिसके बाद वो सबसे कहते हैं कि न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में अब बस 1 महीने और बचे हुए हैं, इसलिए आज मैं तुम सबकी प्रोग्रेस को चेक करना चाहूंगा। और ये कहकर वो यांग जिंगतियान से उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि मैंने अपनी 7 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ओपन कर लिया है और हो सकता है आज मैं अपनी 8 एक्यूपंक्चर पॉइंट को भी ओपन कर लूं। जिसे सुनकर एक बंदा उसकी काफी तारीफ करने लगता है। जिसे सुनकर यांग जिंगतियान काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अभी तक सबसे आगे वही पहुंच पाया है। और इसी तरह एल्डर जाओ डानलू एक एक करके वहाँ के सारे डिसिपल्स से उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगते हैं। तो एक ही करके उन्हें सब अपने अपने प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। तभी एक लड़की कहती है चैनफेंग कहाँ है। जिसे सुनकर कुछ बंदे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि जरूर उसने अपने बस 1 या फिर 2 ही एक्यूपंक्चर पॉइंट को ओपन किया होगा, इसलिए वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है कि सच में। वहीं उसे देख यांग जिंगतियान कहता है तुम अब भी सबके सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। जिसे सुनकर फैंग उससे काफी अच्छा जवाब देता है और सबको बताता है मैंने 9 एक्यूपेंचर पॉइंट को ओपन कर लिया है। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं और कुछ तो ये भी कहने लगते हैं कि फैंग झूठ बोल रहा है। तो एल्डर जाओ डानलू सबसे कहते हैं कि फैंग झूठ नहीं बोल रहा बल्कि सच कह रहा है। जिसे सुनकर फैंग अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो एल्डर जाओ डानलू न्यू स्टूडेंट कंपटीशन के प्राइजेस के बारे में सबको बताने लगते हैं कि टॉप 20 स्टूडेंट्स को मार्शल हॉल के 2nd फ्लोर में जाकर ट्रेनिंग मेथड को चूज करने का मौका मिलेगा। साथ ही टॉप 10 स्टूडेंट्स को 2 शी गैदरिंग पेल्स के साथ साथ एक कल्टीवेशन केव हाउस और जनरल लिस्ट में एंटर होने का मौका भी मिलेगा। और जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस में आएंगे उन सबको रिवॉर्ड्स के साथ साथ डिवाइन आई पेल मिलेगा, जिसके जरिए वो डेसिपल डिवाइन गेट लम्प हेवनली पाथ को ओपन कर सकता है। पर अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नेक लाइन में ही फंसे हुए हैं और डिवाइन आई पेल के थ्रू कल्टीवेशन करने के लिए काफी सारी एनर्जी चाहिए। जिसे सुनकर फैंग सोचते हुए कहता है मुझे कुछ भी करके इस डिवाइन आई पेल को हासिल करना ही होगा। जिसके बाद एल्डर जाओ डानलू सबको अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहकर क्लास डिसमिस करके वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद मुंबई फैंग को एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर फैंग मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को एक अलग ही लुक में चांग की सिटी के ऑक्शन हाउस की ओर जाते हुए देखते हैं। जहां जाते हुए वो सोचने लगता है जब उसने अपने लुक को चेंज करने के लिए शन हुआ से कुछ अच्छी चीजें मांगी थी तो उसने उसे फेस स्किन मास्क दिया। जिसे याद करने के बाद वो ऑक्शन हाउस में जाता है तो वहाँ के लेजी गार्ड्स को देख कहता है यहाँ की मैनेजमेंट तो पूरी तरह से खराब हो गई है। और वो जैसे ही उन गार्ड्स के पास जाता है तो वो लोग अंदर जाने के लिए उससे एंट्री फीस मांगते हैं। तो फैंग उनसे पूछता है क्या ये ऑक्शन हाउस का कोई नया रूल है। तो वो लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो फैंग उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ चांग सिटी के यंग मास्टर अपने भाई मिंग चांग के साथ ऑक्शन हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे ऑक्शन हाउस की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं चल रही है। वहीं इसका भाई मिंग चांग मैनेजर शाई को जानबूझकर नीचा दिखा रहा होता है, जिसका मैनेजर शाई चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे होते। तभी वहां पर फैंग उनके गार्ड्स को पीटते हुए डायरेक्टली अंदर चला जाता है। जिसे देख मिंग चांग का भाई उससे पूछता है तुम कौन हो। तो फैंग उसे बताता है कि मैं मैनेजर शाई का रेगुलर कस्टमर हूँ और यहाँ उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर डिस्कस करने आया हूँ। जिसे सुनकर मैनेजर शाई उसे कहते हैं तो वो भी फैंग को पहचान नहीं पाते। तो फैंग उनसे कहता है आप मुझे भूल गए, मैं फैंग चैन हूँ जिसने आपको रेड ड्रैगन स्किन बेचा था। जिसे सुनकर मैनेजर शाई उसे पहचान लेते हैं और मिंग चैन के भाई को बताते हैं कि ये हमारे ऑक्शन हाउस का खास गेस्ट है। जिसे सुनकर मिंग चैन गुस्से से उससे कहता है खास
गेस्ट है तो क्या हुआ, ये यूं ही हमारे गार्ड को मारकर हमारी शाही फैमिली के मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा। जिसे सुनकर फेंग उन्हें एक ड्रैगन बीस्ट स्केल को दिखाता है, जिसे देख मिंगचान कहता है ये एक आम स्काई गीट्रलम बीस्ट स्केल ही तो है, इसकी कितनी ही कीमत होगी। पर मैनेजर शाही उसे देख कहते हैं कि ये सेकंड लेवल डिवाइन गीट्रलम ड्रैगन स्केल है और साथ ही इसकी टेक्सचर और क्वालिटी दोनों ही कमाल की है। जिसे सुनकर फेंग कहता है मैनेजर शाही ने बिल्कुल सही कहा। जिसे सुनकर मैनेजर शाही उससे ये भी कहते हैं कि लास्ट टाइम तुमने जो रेड ड्रैगन स्किन को मुझे बेचा था वो भी काफी हाई प्राइस में बिकी है। वहीं उनकी बातें सुनकर मिंगचान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से उसे कहता है आपने भी रेड ड्रैगन स्किन को बेचा है। वहीं उनकी बातें सुनकर मिंगचान का भाई मैनेजर शाही को फेंग को देखने को कहता है और मिंगचान के साथ वहां से चला जाता है। जिनके जाने के बाद फेंग मैनेजर शाही से पूछता है आप किसी प्रॉब्लम में लग रहे हो या आपको मेरी कोई मदद चाहिए। जिसे सुनकर मैनेजर शाही उसे मिंगचान के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो उन्हें नीचा दिखाते रहता है, जिसका वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसे सुनकर फेंग को मिंगचान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो मैनेजर शाही उससे कहते हैं पर तुम इस बार जो ड्रैगन स्केल लेकर आए हो उससे मेरी काफी मदद होगी। जिसे सुनकर फेंग हंसते हुए उनसे कहता है बस वही लेकर नहीं आया हूँ और भी बहुत कुछ लेकर आया हूँ। और ये कहकर वो उन्हें बहुत सारी कीमती ट्रेजर्स दिखाते हुए कहता है ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, अगर आप शाही फैमिली में अपनी स्टेटस को हाई कर लोगे तो इससे मेरी भी काफी मदद होगी। जिसे सुनकर मैनेजर शाही उसकी सपोर्ट के लिए उसे थैंक्स कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो फेंग ऑक्शन हॉल के लोगों को देख कहता है इस बार की ऑक्शन तो काफी इंटेंस लग रही है। तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसमें ऑक्शनर 500 ईयर ओल्ड मेडिसिनल प्लांट घोस्ट फेस ब्लड जिंगशन ट्रेजर के बारे में सबको बताती है। जिसे सुनकर सब आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कैसा ट्रेजर है। वही दूसरी तरफ हम फेंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ यिंग जी उसे उस ट्रेजर को लेने को कहती है और इसे बताती है कि हो सकता है ये मेरे काम आ जाए। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है तुम फिक्र मत करो और उसकी बोली लगाता है। ये देख जानबूझकर एक और बंदा उसकी काफी हाई प्राइस की बोली लगाता है और इसे खरीद लेता है। ये देख उसका सर्वेंट उससे पूछता है आपने इस बेकार सी ट्रेजर को क्यों खरीदा। तो वो बंदा उससे कहता है क्योंकि उसकी प्राइस देखने से ज्यादा नहीं लग रही थी पर फिर भी उस लड़के ने उसकी इतनी हाई प्राइस की बोली लगाई, इसका मतलब वो जरूर काफी प्रीशियस है। तभी ऑक्शनर ऑक्शन के लास्ट ट्रेजर 2 रिलम ब्रेक थ्रू पेल को सबको दिखाती है। जिससे आगे हम देखते हैं कि ऑक्शनर उस रिलम ब्रेक थ्रू पेल का प्राइस सबको 10,000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स बताती हैं। जिसे सुनकर सब उस पील को लेकर एक दूसरे से हायर प्राइस की बोली लगाने लगते हैं, जिसमें बाई फैमिली के यंग मास्टर बाई होंग शुआन और स्कल वैली के यंग मास्टर चेंग शियान के बीच उसे लेकर लड़ाई होने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे से हायर प्राइस की बोली लगाने लगते हैं। जिसे सुनकर फेंग कहता है मेरे स्टोरेज बैग में बस 50,000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स ही बचे हुए हैं पर इनको प्राइस इंक्रीज करता देख लगता है वो भी कम पड़ जाएगी। जिसे सुनकर शाओडिंग बाहर आकर उससे कहता है तुम डायरेक्टली जाकर उनसे वो ले क्यों नहीं लेते और वैसे भी ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं इसलिए 2 रिलम ब्रेक थ्रू पील्स काफी हैं उन्हें पीटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बाई होंग शुआन सबसे हाईएस्ट प्राइस की बोली लगाता है जिससे वो पील्स उसके हो जाते हैं और ये देख चेन शियान गुस्से से वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शनर फेंग को वही जंक्शन स्पिरिचुअल हर्ब दे देती है और हम देखते हैं ये वही स्पिरिचुअल हर्ब होता है जो यिंग जी फेंग को परचेस करने को कह रही थी। तभी फेंग उस ऑक्शनर को एक स्पिरिट स्टोन का बैग देता है और उसे जाकर स्कल वैली के बंदे को देने को कहता है, जिसके लिए पहले तो वो ऑक्शनर मना करती है पर जब फेंग उसे 3 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन उस काम के बदले देता है तो वो उसका काम करने के लिए मान जाती है। जिसके जाने के बाद फेंग उस हर्ब को यिंगजी को एब्जॉर्व करने को कहता है जिससे वो एब्जॉर्व करके बैठकर कल्टीवेट करने लगता। फेंग भी ऑक्शनर के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑक्शनर उन स्पिरिट स्टोन्स को स्कल वैली के एक बंदे को देती है तो वो उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे लेकर वापस मेंशन के अंदर जाता है। तो फेंग ऑक्शनर को उसके हाथों से बचा लेता है और उस
बंदे को देख कहता है ये तो सच में बहुत बड़ा कमीना निकला, और ये कहने के बाद वो उसका मास्क हटाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कल वैली के लोगों को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पीछे से वो बंदा भी आता है जिससे फेंग ने मारकर बेहोश कर दिया था, और उनसे कहता है वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकली। जिसे सुनकर चेन शियान उसे मुंह बंद करके बाई फैमिली के पीछे चलने को कहता है, और उनके जाने के बाद हम देखते हैं सुशान भी वहां आता है और उनके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाई होंग शुआन अपने लोगों के साथ रिवर के पास पहुंचता है तो वहां से उनका बोट गायब होता है। तभी वहां चेन शियान अपने लोगों के साथ आता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे बाई होंग शुआन के ग्रैंडपा सन एक स्टॉर्म क्रिएट करके रोकने लगते हैं और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी बाई होंग शुआन को वहां से जाना पड़ता है, और वो जैसे ही आगे जाता है तो दूसरी तरफ से सुशान अपने बंदूक के साथ उसका रास्ता रोक देता है और उससे उस रिलम ब्रेक थ्रू पील को उसके हवाले करने को कहता है। जिसे सुनकर बाई होंग शुआन उससे गुस्से से कहता है इसका मतलब तुम भी स्कल वैली के लोगों के साथ मिले हुए हो। तो सुशान उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, इसलिए अगर तुम उस रिलम ब्रेक थ्रू पील को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। जिसे सुनकर बाई होंग शुआन रिलम ब्रेक थ्रू पील के बॉक्स को देख उससे कहता है इन्हें मैं तुम्हें देने की जगह फेंकना पसंद करूंगा, और ये कहकर वो उस रिलम ब्रेक थ्रू पील के बॉक्स को नदी में फेंक देता है, जिससे स्कल वैली का एक बंदा पकड़ लेता है। ये देख स्कल वैली का यंग मास्टर काफी खुश हो रहा होता है। तभी उसका लीडर उसे बताता है कि वो बंदा हमारे स्कल वैली का नहीं है, और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फेंग होता है, जो उन्हें गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। ये देख सुशान अपने बंदूक को उसे पकड़ने को कहता है, जिसे सुनकर वो सब उसके पीछे जाते हैं, पर फेंग उन्हें चकमा देकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन पीयूष को देख कहता है सेक्ट न्यू स्टूडेंट कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, अच्छा हुआ मैंने इसे टाइम पर हासिल कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कंपटीशन देखने के लिए खड़ा होते हैं। तभी मास्टर शू सबसे कहते हैं कि मुझे लगता है ये गोल्डन जनरेशन है, क्योंकि इस जनरेशन के स्टूडेंट्स की टैलेंट और स्ट्रेंथ दोनों ही कमाल की है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि इस साल के टॉप 10 न्यू स्टूडेंट्स जनरल रैंकिंग का स्टेटस मिलेगा। जिसे सुनकर मुबाई कहता है मुझे अब भी याद है कि जनरल रैंक के स्टूडेंट्स को हर साल ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स साथ ही हॉली लैंड में जाने का मौका मिलता है। तभी मास्टर शू फर्स्ट राउंड के मैच को स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसमें वो हान्यू और हुशिंग को बैटल ग्राउंड में आने को कहते हैं। जिसे सुनकर एक डेसिबल चौंक कर कहती है हान्यू तो एक बार बैटल एरिना में हार गई थी ना, तो अब ये यहाँ क्या कर रही है। जिसे सुनकर वहीं कर ये दूसरी लड़की कहती है जरूर इसने किसी तरह की हेवन एंड अर्थ ट्रेजर का यूज किया होगा, आखिर ये आउटर सेक्ट की एल्डर की बेटी जो ठहरी। तब ये एल्डर जाओ डान लू कॉम्पिटिशन के रूल्स को अनाउंस करते हैं कि जो डेसिबल खुद हार मान लेंगी तो उसके बाद उनका ओपोनेंट उन पर अटैक नहीं करेगा, और जो डेसिबल हार नहीं मानेंगी तो अगर फाइट के दौरान उनकी जान भी चली गई तो उसका जिम्मेदार सेक्ट नहीं होगा। समझ गए सब। जिसे सुनकर हान्यू और हुशिन कहती है हाँ हम समझ गए। जिसके बाद हुशिंग हान्यू का मजाक उड़ाते हुए उसे जलील करने लगती है और हान्यू को हार मानने को कहती है, पर वो हार नहीं मानती। तो हुशिंग एक बटरफ्लाई को सम्मान करती है और हान्यू से कहती है तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं हान्यू उसके बटरफ्लाई को देख पास्ट के बारे में याद करने लगती है। जब वो उन मेडिसिन को एब्जॉर्व करके खुद को हील कर रही होती है तो मास्टर शू और फेंग को पता चलता है उसका मार्शल सोल एक सीड है। जैसे सुनकर हान्यू उनसे काफी खुश होकर पूछती है कि सीड मार्शल सोल बहुत स्ट्रांग होता है, तो मास्टर शू उसे बताती हैं कि ये बहुत ही रेयर होता है, साथ ही कुछ लोग तो इससे आधे रास्ते में ही मारे जाते हैं। जिसे सुनकर फेंग चौंक कर कहता है पर ये कैसे हो सकता है। तो मास्टर शू उसे बताते हैं कि ये इसलिए क्योंकि सीड मार्शल सोल हमेशा ग्रेट पावर्स को टारगेट करते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे ड्यूअल मार्शल सोल क्रिएट करने के लिए चुरा लेते हैं। और फिर वो हान्यू से कहते हैं इसलिए हमेशा ये याद रखना कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। और हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद वोशिंग के बटरफ्लाई पर अपने हंटर के जरिए अटैक करने जाती है, जिससे उसके बॉडी से एक ग्रीन लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलती दिखाई
देती हैं, जिसे देख लूशियन फेंग काफी हैरान होता है और कहता है ये औरत तो मार्शल सोल के जैसी है, पर ये मार्शल सोल की औरत जैसी लग नहीं रही है। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर मास्टर शू भी पास्ट के बारे में याद करने लगते हैं, जब उन्होंने हानियो को उसकी मार्शल सोल की ऑरा को हाइड करने के लिए एक ग्रीन जीड ब्लड लाइन दिया था, और उससे याद करने के बाद वो लूशियन फेंग से कहते जरूर ग्रीन जीड ब्लड लाइन की ऑरा होगी, जिसे सुनकर वहीं खड़ी एक दूसरे एल्डर कहते हैं मास्टर शू जो कह रहे हैं वो जरूर सही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हानियो वुशिंग पर भारी पड़ रही होती है और उसे मार कर दूर फेंक देती है। ये देख वो चौंक कर कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम अचानक से डिवाइन गेट में कैसे पहुंच गई? पर हानियो उसका कोई जवाब नहीं देती और उस पर फिर से अटैक कर देती है, पर वुशिंग उसके अटैक को रोक नहीं पाती और घायल होकर दूर जा गिरती है। तो हानियो उसके पास जाकर कहती है अब तुम हार गई। तभी एल्डर जाओ डानलू भी हानियो को फर्स्ट राउंड का विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर लूशियन फेंग और उसके साथ खड़ी एक दूसरे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग उसके बारे में काफी बुरा भला बोलने लगते हैं। एल्डर चेन हानियो का साइड लेते हुए उन्हें काफी अच्छा जवाब देते हैं। तो लूशियन फेंग उनसे कहता है लगता है आज आप फ्री टाइम निकाल कर यहाँ कंपटीशन देखने आए हो। तो मास्टर शू उससे कहते हैं कि एल्डर चेन के इंजरीज पहले से काफी बेहतर हैं, इसलिए अब ये जल्दी ही इनर सेक्ट वापस आने वाले हैं, जिसे सुनकर उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वही हानियो को देख मास्टर शू सोच रहे होते हैं कि मार्शल सोल सीड के कारण मुझे डर है, आगे इसके रास्ते में काफी सारी दिक्कतें आएंगी। वहीं दूसरी तरफ फेंग हानियो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो हानियो उससे कहती है ये सब तुम्हारे रिलेम्ब्रेट थ्रू पील के कारण हुआ है। तो फेंग उससे कहता है मास्टर शू ने आपको वार्न किया था ना, और कहा था आपके मार्शल सोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए अगर अगली बार आप किसी को ना हरा पाओ तो गिव अप कर देना, क्योंकि यही अच्छा होगा। जिस पर हानियो फेंग से कहती है आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो और वैसे भी मेरा टारगेट टॉप 50 में जाना है, जिसे सुनकर फेंग काफी मायूस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हानियो फेंग के पास जाती है तो फेंग उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उससे बताता है कि वो टॉप 50 में पहुंच चुकी है। तभी उनके सामने अगला फाइटिंग लिस्ट अपीयर होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हानियो का अगला ओपोनेंट शेन यान बिंग है, जिसे सुनकर फेंग चौंक जाता है और हानियो को गिव अप करने को कहता है। तो हानियो गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद एल्डर जाओ डानलू फेंग और फांग शियांग को बैटल ग्राउंड में आने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों बैटल ग्राउंड में जाते हैं। तो मुंह बाई फेंग के लिए चीयर करता है। तो वहीं कुछ लोग फेंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फांग शियान की काफी तारीफ कर रहे होते हैं, पर फाइट के दौरान फेंग फांग शियान को अपनी बस एक मूव से हरा देता है। ये देख सब काफी हैरान होते हैं और फेंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं एल्डर जाओ डानलू फेंग को फोर्थ राउंड का विनर अनाउंस कर देते हैं। तभी हानियो भी फेंग के पास जाती है और उससे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो फेंग उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो, आपका तो शेन यान बिंग के साथ मैच था ना। तो हानियो उसे बताती है कि मैंने काफी सोचा और अब जब मैं टॉप 50 में पहुंच गई हूँ तो अब मैं और आगे फाइट नहीं करूंगी, ताकि मेरे मार्शल सोल के बारे में किसी को पता ना चले। तो फेंग उससे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद सब एक एक करके अपने ओपोनेंट को हराते हुए आगे जा रहे होते हैं। जिस दौरान मुबाई भी शेन यान बिंग से हार कर कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक तांगजिंग नाम के बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा लकी होता है, क्योंकि उसे हर बार ब्लैंक राउंड ही मिल रहे होते हैं, जिसके कारण उसे फाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होती और वो कंपटीशन में आगे भी जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग फिर से अपने ओपोनेंट को अपने बस एक ही मूव से खत्म कर देता है। ये देख हानियो काफी खुश हो रही होती है। साथ ही शनहुआ भी फेंग की जीत की खुशी में कुछ लोगों को स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी तरफ दो डेसिपल्स को ये सब देख काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग फेंग के अगेंस्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर मुबाई फेंग और हानियो को बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स एल्डर हानकॉन्ग के घर के बाहर घूम रहे हैं, जिसे सुनकर हानियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो फेंग उससे कहता है कि मैं अभी जाकर उन्हें पकड़ता हूँ, जिसे सुनकर मुबाई उससे कहता है ये मैटर आप मुझ पर छोड़ो, क्योंकि अभी आपको और भी मैच खेलने हैं। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है तुम्हें परेशान करने
के लिए माफी चाहता हूँ। और हाँ, जैसे ही तुम्हें अंकल हान कॉन्ग के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। तो मुबाई उससे कहता है ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। तभी एल्डर जाओ डानलू अनाउंस करते हैं कि आज जिन 7 पार्टिसिपेंट्स ने मैच को जीता है के बीच कल 4 मैच होगा। साथ ही वो उन 7 पार्टिसिपेंट्स को बैटल ग्राउंड में खड़े होने को कहते हैं, जिसे सुनकर सारे विनर पार्टिसिपेंट्स बैटल ग्राउंड में जा खड़े होते हैं, जहां फैंग को देख यू शियान उससे गुस्से से कहती हैं कि दुआ करना फिलहाल मुलाकात मुझसे ना हो। तभी डुआन वूशिन और बाकी सब भी वहां आते हैं, जहां डुआन वूशिन फैंग से कहता है तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, पर एक बार तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो जाने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करके रहूंगा। जिसे सुनकर फैंग भी उसे जवाब देते हुए कहता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे इंतजार करूंगा। जिसे सुनकर शेन यानबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी तांग जिन भी बाहर दौड़ते हुए आता है और सबको अपना इंट्रो देता है और उन्हें बताता है कि अब तक मुझे कोई ओपोनेंट ही नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। जिसे सुनकर कुछ डिसिपल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तांग जिन से काफी जलन हो रही होती है। जिसे सुनकर एल्डर जाओ डानलू अनाउंस करते हैं कि कल के मैच में भी एक एम्प्टी राउंड होगा। जिसे सुनकर मास्टर शू तांग जिन के पास जाकर कहते हैं लक भी पावर का ही एक हिस्सा होता है, और ये कहते हुए वो होने वाले मैच का लिस्ट शो करते हैं। तांग जिन को फिर से एक ब्लैंक राउंड मिलता है, जिसे सुनकर तांग जिन चौंक के कहता है इस बार तो मैंने भी ये नहीं सोचा था। तभी एल्डर जाओ डानलू 7th राउंड के पार्टिसिपेंट्स और उनके ओपोनेंट्स का नाम अनाउंस करने लगते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि नेक्स्ट राउंड में फैंग की ओपोनेंट यू शियान होती है। जिसे सुनकर सब उनके बारे में बातें करने लगते हैं। जिसे सुनकर यू शियान भी फैंग को गुस्से से देखने लगती है। हम देखते हैं फैंग और यू शियान बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देख सन हुआ वहां खड़े लोगों को उन पर बेट लगाने को कहता है, जहां पर 2 डिसिपल्स फैंग की जीतने पर बेट लगाते हैं। तो सन हुआ फैंग से कहता है उस लिटिल गर्ल पर ज्यादा प्रेशर मत देना। जिसे सुनकर फैंग यू शियान को ग्रीट करते हुए कहता है हम फिर मिल गए, पर यू शियान उससे काफी गुस्से से कहती है कमीनी आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसे सुनकर हान यू चौंक कर मोबाइल से पूछती है आखिर ये फैंग को कमीना क्यों कह रही है। जिस पर मोबाइल उससे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने सुना है उनके बीच कोई गलत फहमी हो गई। तभी एल्डर जाओ डानलू 7th राउंड का पहला मैच उन्हें स्टार्ट करने को कहते हैं। जिसे सुनकर यू शियान फैंग पर अटैक करने लगती है, पर फैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी यू शियान का एक एरो उसे अपने जाल में फंसा लेता है। ये देख फैंग यू शियान से कहता है मुझे फंसाने के लिए तुम्हारी ये चाल काफी अच्छी थी। जिसे सुनकर यू शियान गुस्से से मैजिकल एरो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और फैंग पर बहुत सारे मैजिकल एरोस के जरिए अटैक करती है। जिसे देख एक डिसिपल चौंक कर कहती है ये तो बहुत खतरनाक टेक्निक है, पर फैंग यू शियान के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देख मोबाइल के साथ साथ एक डिसिपल भी फैंग की काफी तारीफ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग यू शियान के एरो टेक्निक से आजाद होकर उसे गिव अप करने को कहता है, पर यू शियान उसकी एक नहीं सुनती और फिर से उस पर एक मैजिकल एरो के जरिए अटैक करती है। पर फैंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके मैजिकल एरो फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर यू शियान नीचे जा गिरती है और फैंग से कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। पर फैंग ऐसा नहीं करता और उसके फोरहेड पर बस धीरे से मारकर उसे छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और कहती है मैं अब भी जिंदा हूँ। तभी एल्डर जाओ डानलू फैंग से हंसते हुए कहते हैं फैंग मैंने सोचा नहीं था तुम इतने लविंग पर्सन हो। तो फैंग उनसे कहता है आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर एल्डर जाओ डानलू उससे कहते हैं हाँ मुझे पता है, और उससे विनर अनाउंस कर देते हैं। जिसे सुनकर फैंग हानियो के पास जाकर कहता है देखो मैं फिर से जीत गया। तो हानियो से कहती है ये सब तो ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ यू शियान तुम्हें कमीना क्यों कह रही थी। जिसे सुनकर फैंग टॉपिक चेंज करते हुए उसे कहता है क्यों ना पहले हम यान जिंगटियान और शेन यानबिन का मुकाबला देखने चले, और वहां से चला जाता है। तो हानियो भी उसके पीछे जाते हुए कहती है रुको कहाँ भाग रहे हो। जिसके बाद वो दोनों दूसरे बैटल ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ पर यान जिंगटियान और
शेन यानबिन के बीच मुकाबला होने वाला होता है। वहीं एक एल्डर यांग जिंगतियान और शेन यानबिन को बैटल ग्राउंड में आने को कहते हैं। तभी फेंग और हानियो को देख मोबाई उनसे पूछता है आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, जिस पर फेंग उससे कहता है मुझे लगता है शेन यानबिन यांग जिंगतियान को हरा देगी, जिस पर हानियो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तभी शेन यानबिन और यांग जिंगतियान बैटल ग्राउंड में आते हैं, जिन्हें देख वहां खड़े सारे डिसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना है शेन यानबिन पुअर फैमिली से है। तभी एक एल्डर 7th राउंड का सेकंड मैच उन्हें स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर यांग जिंगतियान शेन यानबिन से कहता है हमें नहीं लगता हमारी मुलाकात काफी जल्दी हो गई, जिस पर शेन यानबिन उससे कहती है बकवास बंद करो और जल्दी से ये मैच स्टार्ट करो। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं, जहां दो डिसिपल्स यांग जिंगतियान की मार्शल आर्ट्स के बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग जिंगतियान शेन यानबिन को नीचे दिखाते हुए कहता है लिटिल सिस्टर कैसी लगी मेरी ये टेक्निक, जिसे सुनकर शेन यानबिन उस पर अटैक करते हुए कहती है उतनी भी बुरी नहीं थी, पर यांग जिंगतियान काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे शेन यानबिन पीछे की ओर चली जाती है। ये देख मोबाई चौंक कर कहता है यांग जिंगतियान बस डिफेंड ही क्यों कर रहा है, अटैक क्यों नहीं कर रहा, जिसे सुनकर फेंग उसे बताता है कि शेन यानबिन की हर स्वॉर्ड अटैक में उसकी काफी सारी पावर्स लग रही है, इसलिए यांग जिंगतियान जानबूझकर उस पर अटैक नहीं कर रहा, ताकि जब शेन यानबिन की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए तो यांग जिंगतियान उस पर अटैक करके उसे हरा दे। वहीं दूसरी तरफ शेन यानबिन के अटैक से यांग जिंगतियान पीछे की ओर चला जाता है। ये देख एक लड़की कहती है कितनी स्ट्रॉन्ग पावर थी। शेन यानबिन ना सिर्फ अपनी ऑरा पर रिले करती है बल्कि अपने बॉडी प्रेशर को भी ध्यान में रखती है, जिसे सुनकर एक दूसरा डिसिपल उससे कहता है मैंने सुना है सेन शिंगतियान एंशिएंट जियान ब्लड लाइन के साथ बॉर्न हुई है। वहीं दूसरी तरफ शेन यानबिन यांग जिंगतियान से कहती है आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक जिसे तुमने हाइड करके रखा है, जिस पर यांग जिंगतियान उससे कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें वो टेक्निक शो करता हूँ, और ये कहकर वो अपने 10,000 आइस बैंक स्किल को शो करता है, जिसे देख सब चौंक कर कहते हैं ये तो एक 9th लेवल की मार्शल आर्ट्स स्किल है। जिनमें से कुछ डिसिपल्स तो ये भी कहते हैं कि ऐसी मार्शल आर्ट्स स्किल के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं यांग जिंगतियान की उस टेक्निक को देख फेंग कहता है इस टेक्निक को हैंडल करने में तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम हुई है, लगता है शेन यानबिन यांग जिंगतियान से हार जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शेन यानबिन पर आइस स्पीयर के जरिए यांग जिंगतियान अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो नीचे जा गिरती है और फिर गुस्से से उठकर यांग जिंगतियान से कहती है क्या सच में 9th लेवल का मार्शल आर्ट्स स्किल इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिस पर यांग जिंगतियान उससे काफी एरोगेंटली कहता है अगर तुम अब भी हार मान लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर शेन यानबिन उसकी बात नहीं मानती और गुस्से से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को शो करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।